नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 को ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा जो 6 है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 73 को डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर जो है हमारा 74, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, जहां पर बात की गई है कंपनसेशन की कब, जब कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वह ब्रीच हो जाता है। और यहाँ पर एक जो पेनल्टी का अमाउंट है वह क्या कर लिया गया है, डिसाइड कर लिया गया है, तय कर लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से पहले ही। ठीक है, तो इससे पहले जब हमने सेक्शन नंबर 73 को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने डैमेज और लॉस की बात की थी कि वे ऑफ कंपनसेशन के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा यानी कि जो डिफेंडेंट होगा वह क्या करेगा, कंपनसेशन देगा प्लेंटिफ को। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपनसेशन होगा, यहाँ पर भी कंपनसेशन तो मिलेगा, लेकिन किस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो सेक्शन नंबर 74 है हमारा, उसके अंदर बोला गया है कि जो कंपनसेशन होगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है एक पार्टी, दो पार्टियों में से, ठीक है, तो वहां पर उसके लिए पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज या फिर हम बोलते हैं पेनल्टी। तो दो चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी। सबसे पहले अगर हम बात करें लिक्विडेटेड डैमेज की, तो लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है। लिक्विडेटेड डैमेज एक अमाउंट जो डिसाइड कर लिया जाए एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस समय पर हमने डिसाइड कर लिया है कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो एक सर्टेन अमाउंट है वह डिसाइड कर लिया है। यानी मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बना किसी भी चीज को लेकर, मान लीजिए, ठीक है, एक कोई गाड़ी आप खरीद रहे हैं, उसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना, तो वहां पर एक पार्टी ने बोला, ए ने बोला कि अगर आप कार जो है आपकी वह मुझे सेल नहीं करते हैं तो आप मुझे 10,000 रुपीज देंगे। ठीक है, वह अमाउंट क्या हो गया हमारा, लिक्विडेटेड डैमेज हो गया। और लिक्विडेटेड डैमेज वह अमाउंट होता है जो हम अनुमान लगाकर तय करते हैं कि मुझे इतना नुकसान हो सकता है अगर यह कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेनल्टी की। पेनल्टी एक फिक्स अमाउंट होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो वहां पर जो आपको पेनल्टी इतने रुपए देनी होगी। और लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या हो सकता है। यहाँ पर जो लिक्विडेटेड डैमेज है वह जब हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं तो उसके अनुमान के हिसाब से अमाउंट डिसाइड किया जाता है। और पेनल्टी क्या होती है, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है या डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो वह अमाउंट इतना ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पेनल्टी जो होती है कि आपको ये अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 74 के अंदर, डिटेल के अंदर इन सारी चीजों को और एक एक जो चीज है उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 74 की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 74, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। कंपनसेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तभी आप कंपनसेशन के लिए लायबल होंगे। ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो आपको कंपनसेशन देना होगा। अगर दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो दूसरी पार्टी आपको कंपनसेशन देगी। ठीक है, कंपनसेशन यानी कि आपका जो लॉस हुआ है, कितना आपका लॉस हुआ है। लेकिन सेक्शन नंबर 74 में हमने बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक सर्टेन स्टिपुलेटेड अमाउंट है वह डिसाइड कर लिया गया है कि कितना होगा, ऐसा हो सकता है। इस सिचुएशन में सेक्शन नंबर 74 है हमारा वह अप्लाई होगा। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, if a sum is named in the contract as the amount to be in case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वह ब्रीच होता है तो वहां पर एक सर्टेन जो अमाउंट होगा वह पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, या फिर कोई अन्य अमाउंट जो तय कर लिया गया है पेनल्टी के रूप में कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो आपको इतना जो जुर्माना है वह देना पड़ेगा। द पार्टी कंप्लेनिंग of the breach is entitled
whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby to receive from the penalty who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named as the case may be the penalty stipulated for। तो एक रीजनेबल अमाउंट यहाँ पर तय किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका लॉस हो रहा है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बना है केवल 100 रुपए को लेकर और आपने बोला कि अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो उसका 200 हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे 1000 रुपीज दोगे। तो वहां पर रीजनेबल अमाउंट है वह डिसाइड किया जाएगा, लेकिन जो पेनल्टी होगी वह बोल सकते हैं कि आप मुझे 1000 रुपीज देंगे। लेकिन वहां पर पेनल्टी अगर आप कोर्ट में जाते हैं, वहां पर केस करते हैं, ठीक है, आप प्लेंटिफ है, दूसरी पार्टी ने ब्रीच कर दिया और कंडीशन यह थी कि आप हमें 1000 रुपीज देंगे अगर 100 रुपए आपने उस टाइम के दौरान नहीं दिए तो, ठीक है। तो वहां पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो अमाउंट है इट इज वेरी हाई, तो उस अमाउंट को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। तो रीजनेबल एक अमाउंट होगा कि आप कितना लॉस हुआ है या लॉस हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। और पेनल्टी एक और चीज होती है कि कुछ एक सम ऑफ केसेस के अंदर क्या होता है, जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाए तो वहां पर पेनल्टी को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1, A stipulation for increased interest from the date of default may be stipulation by way of penalty। A stipulation for increase, अब कुछ एक केसेस के अंदर क्या होता है कि इस टाइम के दौरान आपने क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट है इस समय पर पूरा नहीं किया, तो उसके बाद से आपको क्या होगा, पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज हमें और देखने को मिलती है, जब भी हम डिस्कस करते हैं, किसी भी सेक्शन को डिस्कस करते हैं, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो उसकी एक एक्सेप्शन होती है कि ठीक है इसके अंदर राइट्स तो मिल गए, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है। अब दोनों पार्टी है, दोनों पार्टियों को राइट्स तो मिलने चाहिए, ठीक है। अब यह तो है नहीं कि एक पार्टी है वह फुली डैमेज क्लेम कर ले आपसे, जिससे आप इतने ज्यादा क्या हो जाए, कमजोर हो जाए कि बिल्कुल आपको निचोड़ लिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसलिए हर एक सेक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन दी जाती है कि क्या एक्सेप्शन हो सकती है। When any person enters into any bail bond, recognizance or other instrument for of the same nature or under the provisions of any law or under the orders of the central government or of any state government gives any bond for the performance of public duty or act in which the public are interested, he shall be liable upon breach of the condition of any such instrument to pay the whole sum mentioned therein। तो एक्सेप्शन यहाँ पर किस चीज को लेकर है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन अलग है। यहाँ पेनल्टी को लेकर एक्सेप्शन है कि जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह इन्वॉल्व हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वह इन्वॉल्व हो, और जो पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर कोई पेनल्टी अगर आपके ऊपर इम्पोज की गई है तो वह पेनल्टी है आपको कंप्लीट पे करनी पड़ेगी। अब सपोज कीजिए आपके ऊपर कोई केस हो गया है, आप कोर्ट में जा रहे हैं, हर एक हियरिंग पे आप कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन जब एविडेंस का टाइम आया तो आप कोर्ट में नहीं गए, एक हियरिंग पे नहीं गए, सेकंड पे नहीं गए, थर्ड पे नहीं गए, तो 3 चांस के बाद कोर्ट आपको क्या करती है, एक पेनल्टी इंपोज कर देती है कि आपको 2000 रुपीज जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको 2000 रुपीज कोर्ट में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी, ठीक है। यानी उसके ऊपर एक जुर्माना लगा दिया जाता है कि आप लीगल प्रोसीडिंग के अंदर बार बार क्या कर रहे हो, इसको वर्जित करने की कोशिश कर रहे हो। तब वहां पर जो वो पेनल्टी होगी उस पेनल्टी के अमाउंट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कोर्ट लगाती है तब एडवोकेट रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर प्लीज कम लगा दीजिए, तब वहां पर हो सकता है। लेकिन अगर आपके ऊपर वो पेनल्टी इम्पोज कर दी है तो आपको वो पेनल्टी पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग होता है, सेटलमेंट भी हो जाती है, और जो कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर होती है कि वह उस अमाउंट को रिड्यूस कर दे, और जो सर्कमस्टांसेस है, एविडेंस है, फैक्ट्स है, सभी चीजों को देखकर ही जो पेनल्टी है उसका अमाउंट रिड्यूस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पेनल्टी अगर रीजनेबल अमाउंट है तो ठीक है, इट्स ओके, वो आपको देनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ए पर्सन। नेक्स्ट जो हमारी है
A person who enters into a contract with government does not necessarily thereby undertake any public duty। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन यह भी है कि अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वह गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पब्लिक की ड्यूटी कर रहा है। अब सपोज कीजिए कोई कंस्ट्रक्टर है, वह उसने कोई काम लिया है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए उसने काम लिया है, ठीक है। अब उसने काम लिया है गवर्नमेंट से, या फिर हम बोलते हैं जिसको ठेकेदार, ठीक है, उसने काम ले लिया है। तब वहां पर वह गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वह पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। वह अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया गवर्नमेंट से और वह गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने भी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, वह व्यक्ति क्या होगा, पब्लिक ड्यूटी के लिए काम कर रहा होगा। और प्रोमिस टू डू एन एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड, जहां पर पब्लिक भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन वह व्यक्ति ऐसा नहीं माना जाएगा कि पब्लिक ड्यूटी के लिए काम कर रहा हो। अब यहाँ पर आती है हमारी जो एक्सप्लेनेशन के बाद आती है हमारे इलुस्ट्रेशन। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू पे बी Rs 1000 इफ ही फेल्स टू पे बी Rs 500 ऑन ए गिवन डे। यह दो व्यक्तियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना। इलुस्ट्रेशन स्टडी करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम बात करें इलुस्ट्रेशन, जब भी हम डिस्कस करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इलुस्ट्रेशन से ही हमें पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट और इजीली समझ में आ जाता है। आप कभी भी डेफिनेशन ना स्टडी कीजिए। अगर आप जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट आपको डेफिनेशन को समझना है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसकी इलुस्ट्रेशन को स्टडी कर लीजिए। उससे आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझ में आ जाएगा कि यह जो डेफिनेशन है इस सेक्शन की कहना क्या चाहती है, ठीक है। तो ये चीज आपको इलुस्ट्रेशन से भी बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू पे बी Rs 1000 if he fails to pay B Rs 500 on a given day, A fails to pay B Rs 500 on that day। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना पैसों को लेकर, और अमाउंट कितना था 1000 रुपीज। और 1000 रुपीज जो A है उसको किसे देने थे, B को देने थे। अब A B को देगा 500 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए कंपनसेशन डिसाइड हुआ है, लेकिन देने थे कितने, 500 रुपए। एक सर्टेन डे को, वह सर्टेन डे या फिर हम टाइम है डिसाइड कर लिया कि आप इस दिन मुझे इस समय पर 500 रुपीज देंगे, ठीक है। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ए है, ए क्या हो गया, फेल हो गया उस समय पर बी को 500 रुपए देने के लिए। तो ए की लाइबिलिटी बनेगी कि वह 1000 रुपीज सच एज ए कंपनसेशन किसे दे, बी को दे, ठीक है। तो एक इलुस्ट्रेशन हमारी यह होगी। अब आती है हमारी इलुस्ट्रेशन बी। अब यहाँ पर ऐसा कंपनसेशन क्यों यहाँ पर मेंशन किया गया? डायरेक्ट हो सकते थे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाते, कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते व्यक्ति। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना होगा, किसी ने इस चीज को ऐड किया होगा, तो इस चीज का पर्पज यह भी हो सकता है कि लिटिगेशन को कम किया जा सके, ताकि अब आप 500 रुपए के बदले में 1000 भी तो दोगे, तो आप यही सोचोगे कि अच्छा है कि मैं 500 रुपीज ही दे दूं और कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच ना करूं। तो इसके लिए सेक्शन नंबर 74 को बनाया गया है, यह हम कह सकते हैं, ठीक है। इलुस्ट्रेशन बी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी दैट इफ ए प्रैक्टिसेस एज ए सर्जन विद इन कलकत्ता ही will pay B Rs 5000, A practices as a surgeon within Calcutta, ठीक है। B is entitled to such compensation not exceeding Rs 5000 as the court consider reasonable। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, एक मान लीजिए डॉक्टर है और एक मान लीजिए सेकंड व्यक्ति है, उसका हॉस्पिटल है, ठीक है। इसको इस एग्जांपल से लेते हैं कि उस व्यक्ति ने जिसका हॉस्पिटल है B है, उसको ए ने क्या बोला कि मैं आपको 5000 रुपए दूंगा, आप कलकत्ता के अंदर, मैं आपके हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करूंगा, तो ठीक है। तो वहां पर 5000 का जो अमाउंट है वह रीजनेबल अमाउंट है। अगर जो सर्जन है, डॉक्टर है, वह प्रैक्टिस नहीं करता है कलकत्ता के अंदर, सपोज करो कि वह प्रैक्टिस नहीं करता है, तो वह सिर्फ सच कंपनसेशन जो डिसाइडेड बाय द बोथ ऑफ द पार्टीज ओनली 5000 रुपीज वही पे करेगा। तो वह क्या है, कोर्ट कंसीडर करेगी कि यह एक रीजनेबल अमाउंट है, तो वह कोर्ट कंसीडर कर सकती है कि ये कंपनसेशन 5000 जो रुपीज है वह बी को मिलने चाहिए। कौन देगा, ये देगा। और दोनों
पार्टी क्या बोलते हैं हम, जब भी कोई सिविल सूट फाइल होता है तो उसके अंदर एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है, ठीक है। अगर क्रिमिनल होता है तो उसके अंदर एक कंप्लेनेंट होता है, एक रिस्पोंडेंट होता है। और जो क्रिमिनल जैसे लाइक दैट स्टेट वर्सेस केस होते हैं तो स्टेट में एक स्टेट आएगी, एक एक्यूज्ड आएगी, ठीक है, विक्टिम और एक्यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे इलस्ट्रेशन सी है। A gives a recognizance binding him in a penalty of Rs 500 to appear in court on a certain day. He forfeits his recognizance. He is liable to pay the whole penalty. तो यहाँ पर अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है, ठीक है, तो आप कोर्ट के अंदर आ रहे हैं लेकिन एक दिन नहीं आए और कोर्ट ने आपके ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज कर दी DLS से, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड की होती है, ठीक है, जहाँ पर जो स्टेट के द्वारा लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर उन जो व्यक्तियों के लिए या फिर उन जो महिलाओं के लिए जो रेप विक्टिम होते हैं उनके लिए कोर्ट के द्वारा कुछ जो अमाउंट है अगर चार्ज किया जाता है किसी भी एक्यूज्ड से या फिर किसी भी व्यक्ति से, कंप्लेनेंट से, प्लेंटिफ से, ठीक है, बाय वे ऑफ पेनल्टी, तो वो उनको दिया जाता है। ये चीज़ें तो आपको ध्यान में होनी चाहिए और आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो 500 पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई है तो उस पेनल्टी को रिमूव नहीं करवाया जा सकता, ना ही उसे रिड्यूस करवाया जा सकता, वो आपको पे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन डी। A gives B a bond for the repayment of Rs 1000 with interest at 12%. A gives B a bond, दो व्यक्ति है, दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो 1000 रुपये देने हैं विद इंटरेस्ट 12%, 12% इंटरेस्ट यहाँ पर डिसाइड हुआ है। एट द एंड ऑफ 6 months विद ए स्टिपुलेशन दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो लास्ट जो मंथ है उसके एंड के अंदर इन केस अगर जो के वो इन केस अगर जो डिफॉल्ट हो जाता है, एक पार्टी डिफॉल्ट हो जाती है पे करने के लिए, इंटरेस्ट शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ 75%। जो इंटरेस्ट है वह बढ़कर कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। यह तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 12 का 12 चौके 60 और 12 72, यानी 6-7 गुना इंटरेस्ट वो इंक्रीज कर दिया है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट दिस इज ए स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, कि उस डेट को यह डिसाइड कर लिया कि यह जो आपको लगेगी यह क्या होगी, पेनल्टी होगी। एंड बी इज ओनली एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम ए, और बी क्या है, एंटाइटल है रिकवर करने के लिए किससे, ए से। सच कंपनसेशन एज द कोर्ट कंसीडर रीजनेबल, यह कंपनसेशन यानी 75% इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, अगर कोर्ट इसे रीजनेबल माने तो। लेकिन कोर्ट क्या करेगी, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कोई नहीं लेता है। क्या आपका इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, जितना ज़्यादा आपने पेनल्टी इम्पोज कर दी है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमारे बीच में डिसाइड हुआ था तो ठीक है ले लीजिए, नहीं, वहाँ पर देखा जाएगा कि अगर आपकी 100 रुपये की डैमेज या फिर आपका 100 रुपये का लॉस हुआ है तो कोर्ट करेगी आपको 110 रुपये दिलवा दे, थोड़ा सा ज़्यादा विद इन इंटरेस्ट, वो अमाउंट जो आपका लॉस हुआ है या फिर जो आपका डैमेज हुआ। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, थ्योरेटिकली हमें सिर्फ एक बेसिक नॉलेज और समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऐसा एग्जैक्ट नहीं डिसाइड होता है कि आपने जो बोला जो लिखा है वैसे ही होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हुआ है उसी तरीके से, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं बाय वे ऑफ सेटलमेंट एक अमाउंट है वो डिसाइड भी कर लिया जाता है, ठीक है। एक वर्ड और मैं आपको बता देता हूँ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि कोर्ट के बाहर भी एक सेटलमेंट हो सकती है, यानी दोनों पार्टी ही डिसाइड कर लेंगे ठीक है यार 75% इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोज कर लिया था या फिर हमने डिसाइड कर लिया था, तो आप एक काम करो, मैंने पहले 12% इंटरेस्ट बोला था, आप 20% इंटरेस्ट ही दे दो, जितना मेरा लॉस हुआ है बस वो रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी एक सेटलमेंट हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है, ए हु ओव्स मनी टू बी ए मनी लेंडर। अब यहाँ पर हम इलस्ट्रेशन क्यों स्टडी कर रहे हैं सभी के सभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वह इलस्ट्रेशन से ही आते हैं। जुडिशरी एग्जाम हो, क्लैट का कोई भी एग्जाम हो जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर अदर एग्जाम लाइक ADA DDA, ठीक है, या फिर अदर कोई एग्जाम देते हो आप LLM के लिए देते हो, तो वहाँ पर इलस्ट्रेशन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ए हु ओव्स मनी टू बी ए मनी लेंडर undertake to repay him by delivering to him 10 mounds of grain on a certain date and stipulates that
in the event of his not delivering the stipulated amount by the stipulated date, he shall be liable to deliver 20 amounts. This is a stipulation by way of penalty and B is only entitled to reasonable consideration in case of breach. तो यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया 10 माउंट्स के जो 10 माउंट्स हैं ग्रेन के उनको लेकर, ठीक है। अगर एक जैसे हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन के अंदर कि जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पर आप क्या करते हो, उसको उसके सामान को, ठीक है, 10 माउंट्स ऑफ ग्रेन है वो डिलीवर नहीं करते हो तो आपको 10 माउंट्स और देने होंगे, यानी डबल देने होंगे। क्या इतना लॉस हो सकता है किसी व्यक्ति को उस समय पर? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन रीजनेबल कंसिडरेशन क्या होगा, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो आपको 10 माउंट्स और उसको देने पड़ेंगे। अब आती है हमारी इलस्ट्रेशन एफ। ए अंडरटेक्स टू रिपे बी ए लोन ऑफ RS 1000 बाई 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 5 कितनी बनेगी, 200 रुपीज बन गए हैं। दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया 1000 रुपए को लेकर, और वो पे कैसे करना है, 5 मंथ के अंदर पे करना है और इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 200 रुपीज पर मंथ उसे पे करना है विद स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द वोल शैल बिकम ड्यू। तो ऐसा बोल दिया कि अगर मान लीजिए आपने 2 मंथ की पेमेंट की है, ठीक है, यानी आपने 400 रुपीज ऑलरेडी दे चुके हैं और जो थर्ड मंथ आया उसके अंदर आप अमाउंट पे नहीं कर पाए, तब क्या बोल दिया कि डिसाइड कर लिया कि आपका जो टोटल अमाउंट होगा वह माना जाएगा कि ड्यू है। आप